बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस कहते होते हैं जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वहां से लेके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को। तो इस टॉपिक के अंदर हम रेडियस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। The truth of the basic assumption of Bohr's theory was established when applied to the single electron system like hydrogen and ions like helium ion, lithium ion, etc. बोहर की थियरी सिर्फ ऐसे एटम्स पर ही एप्लीकेबल है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन या फिर हीलियम आयन। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज है +1 का। या फिर लिथियम का आयन है, लिथियम +2, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने अगर 2 लूज किए हों तो इसके अंदर भी एक ही होगा। तो सिर्फ ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, बोहर की थियरी सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होती है। इस पिक्चर को देखें, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूक्लियस के टोटल चार्ज को Ze से रिप्रेजेंट करेंगे। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है ना, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और ये जो साथ में लगा हुआ है E, ये प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के चार्ज की वैल्यूज सेम होती हैं, सिर्फ साइन ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है। और ये Ze ये पूरा मिलके न्यूक्लियस का टोटल चार्ज बना रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स के लिए हम अब एक फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला आता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ ये है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर्ड। यानी कि फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि r, उसके स्क्वायर्ड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। Q1 की जगह न्यूक्लियस का चार्ज लिखते हैं यानी कि Ze, और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं यानी कि E। इसमें से K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं K की जगह, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू, पहले मैं खोल के लिख देती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर्ड ओवर R स्क्वायर्ड। E के साथ स्क्वायर्ड क्यों आ गया? दोनों E को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया E स्क्वायर्ड। इन डेरिवेशंस को हम बुक से ही देखेंगे ताकि हमें पता लगे कि बुक में कौन कौन से स्टेप्स लिखे हुए हैं, और जहाँ कहीं कोई स्टेप लिखने की ज़रूरत होगी वो हम लिख लेंगे। अच्छा, जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती है ना, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रही होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ऑर्बिट में, इसको एक फोर्स सेंटर की तरफ खींच रही है और एक और फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसको बाहर की तरफ खींच रही है। और ये दोनों फोर्सेस जब कोई चीज़ गोल घूम रही होती है ना, तो उसके अंदर बराबर होती हैं। इसलिए वो चीज़ ना अंदर की तरफ आती है ना बाहर की तरफ जाती है, बल्कि अपनी जगह पे घूमती रहती है। अब इस केस में जो फोर्स सेंटर की तरफ खींच रही है ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि यही वाली F इज इक्वल टू Ze स्क्वायर्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर्ड। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर्ड ओवर r। और मैंने कहा दोनों बराबर होती हैं, तो इन दोनों को बराबर करके लिख देते हैं। इस तरह से दोनों के दरमियान इज इक्वल टू का साइन लगा दें। अब ये r जो है ना, ये कट हो जाएगा और इस वाले r का जो ऊपर स्क्वायर्ड है ना, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो थे, तो इसलिए बस एक खत्म होगा, एक रह जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर इस r और mv स्क्वायर्ड इन दोनों की जगह चेंज कर दें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर्ड। अब इस इक्वेशन में से हमने v स्क्वायर्ड को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें एक वैल्यू चाहिए। बोहर्स थियरी आपने जो पढ़ी थी, उसके लास्ट पॉइंट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ था mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। इसमें से m और r इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएं, तो ये डिवाइड हो जाएंगे वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये बन जाएगा
V is equal to NH over 2 pi mr, taking square on both sides. दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने के बाद ये बन जाएगा v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ओवर 2 का स्क्वायर्ड होता है 4 पाई स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड r स्क्वायर्ड। अब इस v स्क्वायर्ड की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी उस इक्वेशन के अंदर। अब किताब में यहाँ कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं, तो ये मैं लिख देती हूँ। ये देखिए, इस इक्वेशन के अंदर मैंने v स्क्वायर्ड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें से ना इन चीज़ों को कट कर दें, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पाई और इस पाई का स्क्वायर्ड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, m इस m का स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ज़रा अरेंज कर दें, ये जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं ना इनको उठा के ऊपर लिख दें, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर्ड पाई एम आर स्क्वायर्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड। अब इसमें से r को कट कर दें, ये वाला r और इसका स्क्वायर्ड कट हो जाएंगे। अब इस तरफ तो कोई भी r नहीं रह गया ना, तो ये वाला जो r है ना इसको हम उठा के इस तरफ लेके आएंगे। लेकिन एक बात आप नोट करें कि ये वाला r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाकर ये डिवाइड होगा, तो इसलिए ये नीचे आएगा 1 ओवर r इज इक्वल टू इस तरह से। अब इसको आप इन्वर्स कर दें, यानी नीचे वाली सारी चीज़ों को ऊपर ले जाएं, ऊपर वालियों को नीचे ले आएं, ताकि ये फॉर्मूला सीधा हो जाए। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू, नीचे जो 1 है वो ना लिखें, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ओवर z स्क्वायर्ड पाई m। यही वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें कांस्टेंट है ना उनको एक तरफ लिखते हैं। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर्ड ओवर जोल मीटर। ये जो इसके यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स की जगह और यूनिट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कूलम स्क्वायर्ड ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड। और इस एप्सिलॉन नॉट इसके ऐसा यूनिट होते हैं फेरेड पर मीटर। तो कहीं आप देखें ना ये वाले यूनिट्स तो ये भी ठीक होंगे। एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो इन सारे कांस्टेंट्स को ना ज़रा अलग करके लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर्ड ओवर पाई एम ई स्क्वायर्ड, इन सब को मिला के हमने एक नाम दे दिया बोहर्स कांस्टेंट ए नॉट। और इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, या फिर एंगस्ट्रम में लिख लेते हैं 0.529 एंगस्ट्रम। ये वैल्यू है बोहर्स कांस्टेंट की। किताब में देखें ए नॉट वाले फॉर्मूले में इन्होंने यहाँ जो जेड डाला हुआ है ना ये गलती से डाला हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला है ना उसके अंदर सारे कॉन्स्टेंट्स को हटा के सिर्फ ए नॉट लगा दें, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर्ड ओवर जेड। तो ये है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड करने के लिए। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, और जो हाइड्रोजन की तरह के आयन्स हैं यानी उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम और लिथियम। अब आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व की गई है 2.1, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, r इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर्ड ओवर जेड। ए नॉट की वैल्यू होती है 0.529 इंटू, ये मैंने एंगस्ट्रम वाली वैल्यू लगाई है, इंटू ऑर्बिट है 4, इसका स्क्वायर्ड कर दें ओवर जेड है 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8.46 एंगस्ट्रम। तो ये मेरे पास रेडियस आ गया एंगस्ट्रम में हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का। अस्सलाम वालेकुम।